आज अयोध्या रामलला के दरबार में माथा टेकेगी उत्तराखंड की धामी सरकार। सुबह 11:15 बजे मंत्रिमंडल के साथ रामनगरी पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और बता दें कि पहले हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाएंगे केंद्रीय कैबिनेट के सभी मंत्री और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे मौजूद। आज अयोध्या दर्शन करने नहीं पहुंचेंगे दो कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री सहित तमाम कैबिनेट गढ़ पहुंचेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से चंपावत जिले के छिड़ापानी में दुग्ध उत्पादन निर्माण संयंत्र का शुभारंभ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति को उत्तराखंड में चल रही विकास योजनाओं की दी जानकारी। वर्ष 2023 के लिए 21 फरवरी को साहित्य पुरस्कार प्रदान करेगा उत्तराखंड भाषा संस्थान। साहित्यकार लक्ष्मण सिंह बिष्ट और डॉक्टर सुशील उपाध्याय को किया जाएगा सम्मानित। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर। खबर आपको बता देते हैं देहरादून से, जहां पर आज रामलला के दर्शन करेगी धामी कैबिनेट। खबर देहरादून से, जहां आज रामलला के दर्शन करेगी धामी कैबिनेट और मंत्रियों के साथ सुबह 11:15 बजे अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में माथा टेकेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री करेंगे दर्शन पूजन। अयोध्या में रामलला के करेंगे दर्शन पूजन। मंत्रियों के साथ सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाकर माथा टेकेंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद रामलला के दर्शन करने जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और धामी सरकार के दो मंत्री नहीं आ रहे हैं अयोध्या। बता दें कि रामलला के दर्शन करने के लिए दो मंत्री, जो कि सौरभ बहुगुणा और गणेश जोशी है, वो राज्य से बाहर होने के चलते रामनगरी अयोध्या नहीं पहुंचेंगे दर्शन करने। शाम 5 बजे अयोध्या से वापस रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट के सभी मंत्रियों के आने को देखते हुए सुरक्षा के भी काफी अच्छे और कड़े इंतजाम किए गए हैं रामनगरी में। आज रामलला के दर्शन करेगी धामी सरकार। मंत्रियों के साथ सुबह 11:15 बजे अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में माथा टेकेंगे मुख्यमंत्री और इसके बाद रामलला के दर्शन करने जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। धामी सरकार के दो मंत्री नहीं आ रहे हैं अयोध्या। सौरभ बहुगुणा और गणेश जोशी राज्य से बाहर होने के चलते रामनगरी अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे। वहीं शाम 5 बजे अयोध्या से वापस रवाना हो जाएंगे उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और अयोध्या में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री और धामी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के आगमन को देखते हुए रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा के भी तमाम कड़े इंतजाम किए गए हैं। जानकारी के अनुसार सबसे पहले हनुमानगढ़ी में माथा टेकेंगे मुख्यमंत्री और इसके बाद रामलला के दर्शन पूजन करने जाएंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बात करते हैं राजधानी देहरादून की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में वन विभाग उत्तराखंड में चयनित वनारक्षियों और सहायक लेखाकारों और तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखंड में चयनित सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र वितरित किया।
और चयनित वन आरक्षियों और सहायक लेखाकारों के चेहरे पर नियुक्ति पत्र पाने की खुशी साफ नजर आई। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी चयनित वन आरक्षियों और सहायक लेखाकारों, तकनीकी शिक्षा विभाग और उत्तराखंड में चयनित शिक्षक लेखाकारों को बधाई दी। सभी मेरे प्रिय चयनित होने वाले भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को आज नियुक्ति पत्र जिनको मिल रहे हैं अपनी ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आपके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आज से आप लोगों का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद आप सबके परिश्रम से, आप सब लोगों ने जो मेहनत की है, लगन से तैयारियां की है, उसके कारण से ये अवसर मिला है। और इस अवसर में जहां आपका स्वयं का बहुत बड़ा योगदान है, आपके माता पिता का, आपके गुरुजनों का और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आप सब पर। अन्यथा आप ये स्वयं सोचिए कि इस परीक्षा में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया होगा और बहुत सारे लोग यही प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि हमारा भी नंबर आ जाए, लेकिन आप सबका नंबर आया तो आप सब पर भगवान की विशेष कृपा है। यह अवसर भगवान ने दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के बैंक खातों को सीज जाने के विरोध में देश भर में सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में भी विरोध की सियासी आंच भड़कने से बर्फबारी के बावजूद सियासी तपन कम नहीं हो रही है। आलम यह है कि प्रदेश भर में विरोध के स्वर कांग्रेस ने मुखर कर दिए हैं। कांग्रेस ने आयकर विभाग की ओर से की गई इस कार्रवाई को पीएम मोदी का षड्यंत्र बताया है। यही वजह है कि प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और साथ ही उत्तराखंड में युवा कांग्रेस की ओर से बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया गया। हालांकि इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को ऐसा करने से रोक लिया, जिससे युवा कांग्रेसी भड़क गए और उनकी पुलिस कर्मियों से तीखी नोकझोंक हो गई। कांग्रेस के खातों को फ्रीज किए जाने के बाद उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रदेश भर में पीएम मोदी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने आयकर विभाग की ओर से की गई इस कार्रवाई को पीएम मोदी का षड्यंत्र बताया है। वहीं देहरादून में युवा कांग्रेस की तरफ से बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया गया। हालांकि इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को ऐसा करने से रोक लिया। इससे नाराज कांग्रेसियों के पुलिस कर्मियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस का तर्क है कि आयकर विभाग की ओर से ये कार्रवाई मोदी सरकार के इशारे पर की गई है। वहीं कांग्रेस का ये भी कहना है कि मोदी सरकार के राज में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देश में बहुदलीय व्यवस्था खतरे में है और देश में बहुदलीय व्यवस्था को बचाने के लिए कोर्ट को दखल देना चाहिए। वहीं कांग्रेस के आरोपों का सत्ता पक्ष ने खंडन करते हुए आयकर विभाग को स्वतंत्र संस्था बताते हुए कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल में अपील करने की सलाह भी दे डाली है। वेंडेटा के तहत दमन की पराकाष्ठा कर रही है, मुख्य विपक्षी दल के अकाउंट्स फ्रीज कर रही है, उसमें अपेक्षा क्या की जा रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से? हम घर पर तो नहीं बैठ सकते, हम प्रदर्शन कर रहे हैं जो संविधान हमें इजाजत देता है और शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे एनएसयूआई के हमारे छात्र जो हैं नेहरू कॉलोनी में, और महानगर कांग्रेस कर रहा था सचिवालय रोड इनकम टैक्स ऑफिस जाने की कोशिश कर रहा था। बैरिकेडिंग लगाकर हमेशा की तरह पुलिस प्रशासन ने रोका, लेकिन फिर खबर मिली कि एनएसयूआई के युवाओं के साथ हाथापाई की गई है, जोर आजमाइश की गई है, पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग किया है। पहली बात तो उनका यह कहना, बीजेपी ने तो फ्रीज नहीं किया है ना, और इनकम टैक्स विभाग ने अपना जो भी कार्रवाई करी होगी वो आईटी डिपार्टमेंट ने करी होगी, और अगर उनको लग रहा है कि लंबे समय से ये लंबित है मामला
तो उनको जब डिपार्टमेंट कोई अगर गड़बड़ कर दे जाने अनजाने में या उनके हिसाब से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर भी, तो ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट्स होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट होती है, तो वो जो है अपने आप स्वयं चीज़ों को परस्यू नहीं कर रहे हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ क्वेरीज लगाई थी, कुछ प्रश्न खड़े किए थे, तो उनका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को ही देना है, भाजपा तो नहीं जाएगी वहां जवाब देने। आपको बता दें कि आयकर विभाग की ओर से कांग्रेस के 4 बैंक खातों को सीज किया गया है, जिससे कांग्रेस को बिजली बिल भरने, अपने कर्मचारियों को वेतन देने तक में समस्या आ रही है। बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न देरी से दायर करने के कारण कांग्रेस पर ये कार्रवाई की गई है। पार्टी को 31 दिसंबर 2019 तक बैंक खातों का विवरण और रिटर्न दायर करना था, लेकिन उसने 45 दिन की देरी से ऐसा किया। इसके अलावा भी नकदी जमा को लेकर आयकर विभाग ने जुर्माना लगाया है। वहीं आयकर विभाग की इस कार्रवाई पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई को लेकर लोकतंत्र की हत्या बताया है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, तानाशाही आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया अपना कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उस पर रोक अवैध घोषित किया, जिसमें सबसे ज़्यादा अनैतिक तरीके से कहूँ चाहे अवैध रूप से कहूँ वो भाजपा को फंड आया है। बीजेपी के जैसी मतलब कहते हैं ना तोते की गलत जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दबाया वो बिलबिला उठा। उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के जो अकाउंट हैं, जो मतलब खाते हैं, उनको फ्रीज कर दिया, युवा कांग्रेस के फ्रीज कर दिया। अरे भैया, कांग्रेस के यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस के यहाँ जो सैलरीड लोग हैं, जो संगठनों में मतलब जो ऑफिसों में हैं, उनकी सैलरी देनी है, ऑफिस के किराए देने हैं। अगर आप इस प्रकार से अनैतिक तरीके से कांग्रेस को डराने का काम करेंगे तो मैंने बताया नहीं, तानाशाही और कब तक चलेगी। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि ये दुर्भाग्य है इस देश का और प्रदेश का, राज्य का, जो इस लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो एक तरफा राज हो गया है। आप जो चाहें, जो मर्जी में आ रही हैं वो कर रहे हैं। अब देखो, खाता सीज करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दल को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। वो भी एक राष्ट्रीय दल है और उसने भी देश की सेवाएं की है, उसकी हम कोई वकालत नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पे कि एक तरफा राज नहीं होना चाहिए और इस तरह का ये लोकतंत्र की एक लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को संकेत जाता है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के बैंक खातों को सीज किए जाने के बाद देश भर में सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल आयकर विभाग की इस कार्रवाई को विपक्षी दलों का उत्पीड़न और लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के खाते फ्रीज होना मोदी सरकार की साजिश है? आखिर 400 पार का दावा करने वाली सरकार को कांग्रेस से क्या डर है? आखिर क्यों आयकर विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबर। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां आम चुनावों की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग जल्द ही कर सकता है। ऐसे में चुनावों की घोषणा होने से पहले ही उत्तराखंड में चुनावी चर्चा तेज हो गई है। नैनीताल में लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और रोजगार चाहते हैं। वहीं नैनीताल के लोगों का मूड कैसा है? चुनाव को लेकर नैनीताल में कैसी तैयारी है? देखिए ये रिपोर्ट। आम चुनावों की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग जल्द ही कर सकता है। ऐसे में चुनावों की घोषणा से पहले ही उत्तराखंड में चुनावी चर्चा तेज हो गई है। नैनीताल लोकसभा सीट के लोगों का मानना है कि चुनावों में किसान, महंगाई और रोजगार से जुड़े मुद्दे सबके एजेंडे में होने चाहिए। सब में किसानों का मुद्दा, महंगाई और बेरोजगारी सबसे प्रमुख मुद्दों में रहेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बात करें तो यहाँ उधम सिंह नगर की जो तराई है, वहाँ का चावल और गेहूं मशहूर है। हमारे उत्तराखंड को जो आपूर्ति होती है वो ज्यादातर उधम सिंह नगर से ही होती है। गरीब लोगों को पूरी सुविधाएं कहाँ मिलती? सब तो मतलब जितने हैं सामान्य वर्ग के लोग हो गए और गरीबों को जो बेचारे तो मतलब जैसे ऊंचे वर्ग के उनको तो सभी कुछ मिल रहा है, लेकिन जो बेचारे गरीब है ना, उनको तो राशन पानी भी कह रहे हैं ना, जैसे कि फ्री मिल रहा। अब वो बेचारों को अंगूठा नहीं लगा तो राशन पानी नहीं मिल रहा है। सरकारी अस्पतालों में खराब सुविधाओं का हवाला देते हुए लोगों ने कहा कि निजी अस्पतालों में इलाज कराना बहुत महंगा पड़ता है। इधर हॉस्पिटल की जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा नैनीताल जिले में खराब है। वहाँ के बेड, वहाँ का स्टाफ पूरा नहीं है। स्टाफ अपनी तरफ से कोशिश करता है पर वो सुविधाएं मतलब जो होनी चाहिए, वेंटिलेटर की सुविधा कम है।
अगर आपका पेशेंट वहाँ एडमिट होता है तो वेंटिलेटर नहीं है, इसलिए आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। तो बहुत सारी जो कमियां हैं वो हॉस्पिटल की हैं। मरीज यहाँ आता है तो यहाँ से भी अस्पताल से, सरकारी अस्पताल से उसे शिफ्ट करवा के प्राइवेट में जाना पड़ता है क्योंकि उसे इलाज नहीं मिल पाता। बेरोजगारी की वजह से पलायन भी इस इलाके की बड़ी समस्या है। लोगों का कहना है कि युवा पीढ़ी रोजगार की आस में नैनीताल से पलायन करने को मजबूर हो रही है। रोजगार ना होने की वजह से लोग बाहर को पलायन कर रहा है। सारा युवा पहाड़ खाली हो चुका है, जो घर देखो वो घर में ताला लगा हुआ है, तो लोग पहाड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो इसलिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पहाड़ में रोजगार दिया जाए, रोजगार बनाया जाए, वहाँ पे युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करी जाए। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। नैनीताल की बात करें तो यहां से 2019 का आम चुनाव बीजेपी के अजय भट्ट ने जीता था। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में गोविशान टीला है। टीले की खुदाई के दौरान गुप्तकाल के मंदिर के अवशेष मिले हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड का उधम सिंह नगर फिर से चर्चा में है। मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के दीपक के भी अवशेष मिले हैं, लेकिन क्या कुछ मिला है काशीपुर के गोविशान टीले में, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में गोविशान टीला है। टीले की खुदाई के दौरान गुप्त काल के मंदिर के अवशेष मिले हैं। टीले के ऊपर मंदिर में खुदाई के दौरान मिले अवशेष 6वीं और 7वीं सदी के हैं। खुदाई के दौरान ईंटें, मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के दीपक के भी अवशेष मिले हैं। वो गोविशान टीला है, उस गोविशान टीला में उत्खनन हुआ था और उसमें गुप्त पीरियड के गुप्तकालीन 500 से 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी के वहाँ मंदिर के अवशेष मिले हैं, जो एक पंचायती शैली का मंदिर था, उसके अवशेष मिले हैं वहाँ पे, और उसी को हम लोग अभी कंजर्व कर रहे हैं। जो स्ट्रक्चर मेन स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कंजर्व कर रहे हैं। एएसआई के मुताबिक अवशेषों को काशीपुर में द्रोण सागर संग्रहालय में संरक्षित किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा कालाढूंगी मंडल में जिला नैनीताल और जिला उधम सिंह नगर लोकसभा लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत कालाढूंगी नगर पंचायत में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बूथ प्रमुखों को बुलाया गया। वहीं कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने बताया कि इस बैठक का आयोजन होने वाले लोकसभा लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत किया गया है। भगत ने बताया कि सभी बूथ प्रमुखों से कहा गया है कि केंद्र द्वारा लाई गई योजनाओं से बूथ में जिन जिन लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिला है उनसे व्यक्तिगत मिलकर उनके बयान लेने हैं। वहीं सभी बूथ प्रमुखों को 2024 के चुनाव में भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत के लिए अब की बार 400 पार का नारा भी दिया गया। लाभार्थी सम्मेलन होना है हमारा एक बड़ा, तो उन लाभार्थियों से संपर्क करना है। पूरे केंद्र से लिस्ट आई है कि किस बूथ में कितने लोगों को क्या क्या लाभ मिला है, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना है, उनका बयान लेना है, उनसे संपर्क करना है। और उसके लिए ये सब रचना की बैठक है। और साथ में पीछे मन की बात आने वाली है 25 तारीख को। मन की बात ठीक से हो, सब स्थानों पर हो, 100% मन की बात हो, इसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। इसी के लिए ये रचना है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य दल भी अब लोकसभा सीट पर अपनी पैठ बनाने के लिए वोट बैंक बढ़ाने की कवायद में जुट गए हैं। इसी क्रम में गढ़वाल लोकसभा सीट पर बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र भदौड़िया, जिला महासचिव सुनील कुमार, संयोजक सोनू कुमार और कार्यकर्ता वेद प्रसाद, शशि चंद्र, किशन सिंह आदि द्वारा शहर के वाल्मीकि बस्ती में एक बैठक का आयोजन किया गया और आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने के लिए वाल्मीकि समाज के लोगों से अपील की गई। उपस्थित नहीं हो सके क्योंकि बारात गई है एक, तो उन्होंने अपनी पार्टी का प्रचार के लिए हम पे इकट्ठा किया और हम उनकी पार्टी के लिए पूर्ण रूप से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हमारी पूरी वाल्मीकि समाज, हमारी बहन कुमारी मायावती जी जब भी जो भी प्रत्याशी के रूप में जिसको भी वो नाम उचित समझेंगी, यहाँ प्रत्याशी के रूप में भेजेंगी। हम बहन जी के दिशा निर्देश पर गांव-गांव जाकर कैडर कैंप लगा रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ पर ये जो हमारा वाल्मीकि समाज है
बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज के लोग हैं, इनके बीच आकर हमने श्री जो हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन के जिलाध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार जी, इनसे भेंट की और यहाँ पर उन लोगों को हमने पार्टी के बारे में बताया और आने वाले 24 में अपना समर्थन देने को कहा कि सब लोग एकत्र होकर के हमारे प्रत्याशी को सफल बनाएं, जो भी प्रत्याशी बहन यहाँ खड़े करेंगे। और उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का